नाज़रीन गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, आदाब व न्याज़। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक अजीम राइटर से, उर्दू और हिंदी के रिनाउंड राइटर, यूँ कहें कि नस्र की दुनिया के बेताज बादशाह एम मुबीन साहब से। एम मुबीन साहब को हिंदी भाषी लेखकों का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा हासिल हो चुका है। अंगूठा उपन्यास के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का भी पुरस्कार आपको मिल चुका है, सीएम अखिलेश यादव के कर कमलों द्वारा। इस अजीम राइटर से, जिसकी 55 किताबें मंजर आम पर हैं, सबसे पहले हम बुनियादी सवाल ये करना चाहेंगे कि एक आम आदमी एक लेखक या राइटर कैसे बन सकता है। आदाब। अदीब होने के लिए इंसान में कई खूबियों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जिस ज़बान में वो लिख रहा हो उसे उस ज़बान पर मुकम्मल अबूर होना चाहिए, उसका मुशाहिदा बहुत तेज़ हो, उसके पास एक हिस्सा दिल हो और उसका मुताला बहुत वसी हो, उसके पास किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपना हिस्सा दिया हो। इन तमाम चीज़ें जब उसमें मौजूद होती है तो एक अदीब बनने की सलाहियत उसमें पैदा हो जाती है या होती है। और जहाँ तक कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती है, ये कुदरती तौर पर इंसान में मौजूद होती है या ये खुदा की देन होती है। एम मुबीन साहब का एक बहुत ही मुख्तसर इंट्रो मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ। नाम मोहम्मद मुबीन, अदबी नाम एम मुबीन, रेनाउंड राइटर ऑफ उर्दू एंड हिंदी लिटरेचर। वालिद का नाम मोहम्मद उमर, पैदाइश की तारीख़ 2 जून 1958, जाए पैदाइश विलेज येवला, ज़िला नासिक, महाराष्ट्र। एजुकेशन M.Com, GDC and A, जॉब रिटायर्ड बैंक मैनेजर, रेसिडेंस या सुकूनत भिवंडी, ज़िला थाना, MS, इंडिया। मुबीन साहब, आपने अदबी किताबों का मुताला कैसे और कहाँ शुरू किया? जैसा कि आपने बताया कि आप येवली में थे, एक छोटा गांव था, छोटा कस्बा था, तो वहाँ तो आपको किताबें आसानी से मिलती नहीं होंगी। बहरकैफ आप अपने मताले के बारे में हम सबको बताने की ज़हमत गवारा करें। मैं जब 10वीं जमात का तालिब इल्म था तो अचानक लाइब्रेरी दी अकबरी जनरल लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन जो मुकर्रर हुआ वो मेरा दोस्त था। उसके बाद पूरी लाइब्रेरी जो है वो एक तरह से मुझे मिल गई। अब मैं दोबारा लाइब्रेरी का मेंबर बना और पूरी लाइब्रेरी एक तरह से मेरे कब्ज़े में आ गई। मैं जब चाहूँ जितनी किताबें चाहूँ लाइब्रेरी से ले जाके पढ़ सकता था। पहले 1 या 2 किताबें पढ़ता था, लेकिन अब मैं अगर चाहता था 5-5, 6 किताबें लेके घर जाता था और रात भर पढ़ता था। उस ज़माने में मैंने इब्न सफ़ी का पढ़ा, करम आबादी का पढ़ा, इकबाल को पढ़ा, टार्ज़न की किताबें पढ़ी और उसके बाद मंटो को पढ़ा। जिस दिन मंटो पढ़ा, मंटो के पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि अदब क्या है, अफसाना क्या है। मंटो की तमाम किताबें मैंने पढ़ ली। मंटो के साथ बेज़ी को पढ़ा, इस्मत चुगताई, अहमद नदीम कासमी, तरक्की पसंद का जो पूरा अदब जो है मेरे ज़ेर मुतल्ला। वो लाइब्रेरी इतनी अच्छी थी कि उस लाइब्रेरी में 1930 के बाद से 1970 तक के जितनी अदबी किताबें, तक़सीम हिंद के कबल जो मकतबा उर्दू लाहौर था, उसने जितनी अदबी किताबें शाये की थी वो सारी किताबें उस लाइब्रेरी में मौजूद थी। और वो इतनी आला मेयार की नायाब किताबें थी कि वो सारी किताबें मैंने पढ़ ली। तो मुझ पर जो है मुताले के वसी दरीचे जो खुलते चले गए। बतौर अदीब आपका लिखने का सफ़र कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? एक तरफ जहाँ 10वीं के इम्तिहान की तैयारियाँ चल रही थी, मैं दरसी किताबें कम और ये किताबें ज़्यादा पढ़ता था। वहीं पर उसी ज़माने में जहन में एक बात आई कि क्यों ना कुछ लिखा जाए।
इसी के तहत मैंने एक बच्चों के लिए कहानी लिखी, खुश रहो उस हाल में जिस हाल में रखे खुदा। वो कहानी कॉपी पे लिखी, 4-5 सफ़ा की कहानी थी। वो कहानी मैंने उस वक्त के सब बच्चों के जो रिसाले थे क़याम तालीम, उसको रवाना कर दी। और मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि दूसरे महीने वो कहानी क़याम तालीम के दिसंबर 1974 के शुमारे में छप कर आ गई। उससे पहले एक मराठी कहानी कहीं पढ़ी थी मैंने, उसको अपने अंदाज में लिखी, मोती के पौधे। वो मैंने उस वक्त के बच्चों के मारूफ रिसाले खिलौना को रवाना की। जनवरी 75 के शुमारे में वो शाया होगी। इस तरह एक और कहानी फरवरी 75 के कलियाँ लखनऊ के शुमारे में शाया होगी। इस तरह एक नए अदीब की 3 कहानियाँ उर्दू के इतने मारूफ रसायल में शाया हो जाना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उस वक्त तो मैं समझता भी नहीं था कि ये मुझे कितनी बड़ी दौलत मिल गई है। मुझे पता भी नहीं था कि ये कितने बड़े बड़े रसायल हैं जिन्होंने मेरी तख्लीक़ात शाया की है। उसके बाद तो एक जुनून तारी हो गया, मैं लिखता हूँ और इन रसायल को रवाना करता हूँ। इसके बाद बम्बई के जो मकामी अखबार थे, उर्दू टाइम्स, इनकलाब, हिंदुस्तान, उर्दू रिपोर्टर, इनके बच्चों के अदबी सफ़ात पर बच्चों के सफ़ात जो थे उनमें कहानियाँ रवाना करता, वो कहानियाँ छपती। और इस तरह मेरी जो अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। मुबीन साहब, आपने अफसाने या कहानियाँ कब से लिखना शुरू की? 1 साल के बाद अफसाने लिखने का मैंने सोचा। उस वक्त मैं 11वीं जमात का तालिब इल्म था। अफसाने कैसे लिखूँ, रोमांटिक अफसाने, ये वो, तो कुछ अजीब सा लगा, अजीब सी बात थी कि मैं लिख पाऊँगा या नहीं। लेकिन मैंने जो मंटो का मताला किया था, उससे मुझे अफसाने की तकनीक समझ में आई। अफसाना किस तरह लिखा जाए, अफसाने में प्लाट क्या हो और उसको किस तरह बढ़ता जाए। उसके बाद उसी को जहन में रख के मैंने अफसाने लिखे। वो अफसाने जो है बम्बई के अखबारात के अदबी सफ़ात पे शाये हुए। इस तरह मैं बच्चों की कहानी के साथ साथ अफसाने भी लिखने लगा। उस वक्त उर्दू का सबसे बड़ा इशाअती इदारा शमा था। शमा के तहत जो शमा, खिलौना और बानो, ये 3 रसायल शाया होते थे। मैंने शमा, बानो और खिलौना के लिए अपनी कहानियाँ भेजी और मेरी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही कि जो भी मैं कहानी भेजता वो कहानी उसमें उन रसायल में शाया हो जाती। मुबीन साहब, आपने हिंदी भाषा में लिखना कब से शुरू किया और कैसे किया? 1980 के करीब मेरे जहन में आया कि मैं हिंदी में भी लिखूं, लेकिन हिंदी मुझे नहीं आती थी। तो हिंदी मैंने सीखी 1980 में, 82 में मैं हिंदी में लिखने लगा और मेरी कहानियाँ फिर हिंदी में शाया होने लगी। उस वक्त के हिंदी के जितने बड़े मास यानी आम रसायल थे जो अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल थे, पढ़े जाते थे, फिल्मी दुनिया, फिल्मी कलियाँ, मेनका इसमें वगैरह में ये मेरी कहानियाँ बड़े एहतमाम से शाया होती थी। और उसके साथ साथ मैंने दिल्ली प्रेस ग्रुप के लिए लिखना शुरू किया। दिल्ली प्रेस जो है उस आज भी हिंदी का सबसे बड़ा ग्रुप है। उसके तहत सरिता, मुक्ता, चंपक, भू भारती, ग्रे शोभा जैसे रसायल शाया होते हैं। मुझे सबसे बड़ा सहारा और हौसला अफजाई दिल्ली प्रेस ने दिया। मेरी कहानियाँ सरिता, मुक्ता, चंपक में शाया होने लगी और वहाँ से मुझे अच्छा खासा मुआवजा मिलने लगा। उस वक्त मुझे एक कहानी का 100 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया मुआवजा मिलता था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं एक तरफ अपनी तालीम जारी रखे हुए था और दूसरी तरफ मुझे मेरी कहानी के ज़रिए इतनी आमदनी हो जाती थी कि मैं किसी का मोहताज नहीं था। हिंदी और उर्दू ड्रामास की दुनिया में भी आपका बड़ा नाम है। ये ड्रामास के फील्ड में आप कैसे आए और कब आए? मैंने महसूस किया कि सबसे बड़ी जो कमी उर्दू ज़बान में है ये है कि उर्दू ज़बान में बच्चों के ड्रामों की बहुत कमी है। तो मैंने ये कुछ सोचा कि अपनी तौर पर मैं इस कमी को पूरा करूं और मैंने बच्चों के कहानियाँ के बजाय बच्चों के ड्रामे लिखने पर तवज्जो दी। तालीम मुकम्मल करने के बाद 1-2 साल बेकारी में तलाश मार्ग में भटकता रहा। फिर मुझे 1986 में भिवंडी में नागरिक सहकारी बैंक में मुलाजमत मिल गई और मैं यवला से
भिवंडी आ गया। आपकी अब तक 55 किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि ये किताबी सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ। अभी तक के मैं इतना लिख चुका था, लेकिन मेरी पहली किताब मंजर-ए-आम पे नहीं आई थी। तो मेरी पहली किताब मैंने जो शाये की वो बच्चों के ड्रामों का मजमुआ 1988 में माले मुफ्त के नाम से शाये हुआ। लेकिन मेरे पास अफसानों का भी बहुत अच्छा ज़ख़ीरा था, उसमें मेरा अफसानी मजमुआ बहुत ज़रूरी था। तो 2000 में मैंने मेरा पहला अफसानी मजमुआ टूटी छत का मकान मंजर-ए-आम पर आया। उसके साथ साथ क्योंकि मैं हिंदी में लिख रहा था तो मुझे हिंदी में भी कोई किताब शाये करनी थी। तो हिंदी में मैंने मेरी 2001 में ही यातना का एक दिन के नाम से अफसानी मजमुआ कहानी संग्रह मंजर-ए-आम पे आया। ये सफ़र जारी रहा और उस वक्त मुझे बेहद खुशी हुई कि माले मुफ्त पर मुझे महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी का अदब अफ़ाल का अवार्ड मिला और मेरे हिंदी कहानी संग्रह यातना का एक दिन पर हिंदी निदेशालय का जो अहिंदी भाषी पुरस्कार है, जो एक कौमी इनाम है, राष्ट्रीय पुरस्कार है, उसको 50,000 का मुझे वो इनाम मिला। और वह ये इनाम मुझे उस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों उनके मकान में जो फंक्शन हुआ उसमें दिया गया। नावल लिखना एक बड़ा काम है, अर्क़रेज़ी का काम है। आपके 7 नावल अब तक मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं, तो क्या हम जान सकते हैं कि ये नावल लिखने का बड़ा काम आपने कब और किन हालात में शुरू किया। जहन में आया कि नावल लिखा जाए, तो मैंने सबसे पहले नावल जो लिखा वो हिंदी में रेवड़ के नाम से था। रेवड़ असल में महाराष्ट्र में रहने वाले गडरियों की ज़िंदगी पर है। वो रेवड़ हिंदी में शाये हुआ और बड़ी खुशी की बात यह है कि उस नावल पर मुझे महाराष्ट्र साहित्य हिंदी एकेडमी का मुंशी प्रेमचंद अवार्ड मिला। मैं मुबीन साहब ये सवाल कर रहा था आपसे कि हमने जो कहानियाँ या अफसाने क़िस्से हमारी दादी से सुने और फिर वो आज हम जब अपने पोते को सुनाते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आते, कहते हैं दादू बंद करो, बहुत बोर कहानी। तो ये जो जनरेशन गैप हो गया, आज की जो पीढ़ी है, आज की जो नस्ल है, उसकी सोच फ़िक्र में, उसके मिजाज में, उसकी पसंद में जो फ़र्क आया है, ये मोबाइल से, नेट से, कंप्यूटर से, इन तमाम चीज़ों से आया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप लिखते हैं तो क्या आपने बच्चों के इस बुनियादी रुझान की तरफ ध्यान दिया या ध्यान देते हैं कि बच्चों को आज क्या चाहिए, हम क्या लिखें कि बच्चे जिससे पसंद फरमाएं। टीवी आने के बाद बच्चों के लिए लिखना बहुत मुश्किल हो गया था। उनको बच्चों के चैनल पर साइंस फिक्शन टाइप की इतनी अजीब गरीब इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती थी कि बच्चे उन्हीं चीज़ों को देखने के आदी थे। अब उनके लिए राजा रानी की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो जब उनके मुताले में इस तरह की चीज़ें जाती तो यकीनी तौर पर वो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले सकते थे, क्योंकि उससे अच्छी चीज़ें तो टीवी पे देख लेते। तो उनके मिजाज और मेयार की नई चीज़ें पेश करना बेहद ज़रूरी था। तो इसीलिए मैंने उर्दू में, हिंदी में बच्चों के लिए साइंस फिक्शन को पेश किया। मुबीन साहब, जानना चाहता हूँ कि बॉम्बे में मुजीब खान साहब ड्रामास के लिए काम कर रहे हैं, जो एक बड़ी मकबूल हस्ती हैं।
हमने सुना है कि आपको उनके साथ भी काम करने का शर्फ हासिल हुआ। ये एक बड़ी बात है कि ड्रामा राइटर ड्रामा लिखे और उसको फिर किसी वर्कशॉप में जाकर, किसी ड्रामे की वर्कशॉप में जाकर और ज़्यादा उसको मांझे पुख्ता करे, उसमें नई बात पैदा होती है डायरेक्शन के बाद। तो ये आपकी मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुजीब खान जैसे डायरेक्टर आपको मिले, उनका पूरा ग्रुप मिला। मेरी मुलाकात मुजीब खान साहब से हुई। जैसा कि आप जानते हैं, मुजीब खान जो है बम्बई में ड्रामे का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने जो उर्दू ड्रामे की खिदमत की है उसको कोई नज़रअंदाज ही नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है ड्रामों के लिए वक्फ कर दी है। वो मुसलसल प्रेमचंद की कहानियों पर ड्रामे खेल रहे हैं। काजी मुश्ताक अहमद साहब के ज़रिए उन्होंने गालिब और उर्दू के दूसरे शायरों पर ड्रामे खेले। उनसे बातचीत हुई तो मैंने उनके सामने ये तजवीज़ रखी कि मुझे हिंदी के जो मशहूर शायर हैं उनकी ज़िंदगी पर जो है ड्रामे या मोनोलॉग खेलना चाहिए। उन्हें ये ख्याल बेहद पसंद आया और उन्होंने कहा कि आप लिखिए, आप जो भी लिखेंगे उससे मैं खेलूँगा। इसके तहत मैंने हिंदी के 4 बड़े मशहूर शायर हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, इनके ऊपर मोनोलॉग्स लिखे और ये चारों मोनोलॉग्स बड़े मुजीब खान साहब ने अपने ड्रामा ग्रुप आइडिया के ज़रिए पेश किए, जो काफ़ी पसंद किए गए। मुबीन साहब, मैं आपका ताब प्रोडक्शंस मुंबई की तरफ से, अपने तरफ से और हमारे तमाम नाजरीन ख़वातीन और हज़रात की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए अपना बेशकीमती वक्त निकाला। आप और भी तरक्की करें, 55 की जगह आपकी 500 किताबें मंजर-ए-आम पर आएँ और आप हिंदी और उर्दू दोनों के ही पाठकों के लिए, कारी के लिए नई किताबें लिखें और अल्लाह आपको कामयाब करें। बहुत शुक्रिया, नवाजिश।